So this is heredity and evolution. The definitions are given. Genetics, branch of science that deals with heredity and variation both. So that branch of science that deals with both the things means heredity as well as variation. So that is known as genetics. And heredity is that branch which means that it relates to just the transfer of characters from parents to offspring. Variation. Now come the variation topic. Variation, the difference among the individuals of a species population are called variation. It takes place due to environmental changes, crossing over, and recombination of genes and mutations. So variations में किसी इंडिविजुअल में किसी पॉपुलेशन के दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे डिफरेंसेस वेरिएशन में आते हैं. ये इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं. तो इस तरीके से वेरिएशन की डेफिनेशन दी हुई है. रिकॉम्बिनेशन और जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं वेरिएशन. जीनोटाइप और फिनोटाइप. जीनोटाइप की क्या डेफिनेशन है, फिनोटाइप की क्या डेफिनेशन है, वो भी यहाँ दी हुई है. The complete set of genes in an organism genome is called genotype. सारी जीन्स जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगी वो उसकी जीनोटाइप कहलाएंगी. उनकी जो भी कॉम्बिनेशन होगी ऑर्गेनिज्म में वो जीनोटाइप कहलाती है. और फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके फिनोटाइप होते हैं. फिजिकल फीचर्स जैसे ऑर्गेनिज्म की हाइट, ऑर्गेनिज्म का हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, ऑर्गेनिज्म का आई कलर, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब चीजें क्या हैं, उसके फिनोटाइप हैं. फिजिकली ऑब्जर्व होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स. फिनोटाइप इज अ मॉडिफाइड जीनोटाइप एंड मेनी ऑफ द फिनोटाइप्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड. फिनोटाइप थोड़ी तरह से जेनेटिकली मटेरियल जो मॉडिफाई हो चुका है वो होता है, और फिनोटाइप इनहेरिट नहीं होता बिकॉज फिनोटाइप इन्वायरमेंट के इफेक्ट से भी आता है. उसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशंस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी आते हैं. तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन दी हुई है. आपको भी ये डेफिनेशंस लिखनी है. क्लोन बताया है दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एग्जैक्ट कॉपी. एग्जैक्ट कॉपी and his work on inheritance. मेंडल और उसका वर्क इनहेरिटेंस पे वो दिया हुआ है यहाँ पे. तो इसमें ग्रीगर जोहन मेंडल के बारे में बताया कि 1822 से 1844 में उसने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए प्लांट ब्रीडिंग के. पीस प्लांट उसने चुना है, पीस प्लांट, बिकॉज शॉर्ट होता है, वो थोड़े एरिया में ग्रो हो सकता है, और उसने पी प्लांट को चुना. मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉज मेंडल ने दिए. मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. मेंडल ने पी प्लांट से पाइसम सटाइवम नाम का प्लांट गार्डन पी पे काम किया था, और उसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ये इन कैरेक्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे. कैरेक्टर नाम लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है. डोमिनेंट उनमें से कौन सा वाला है, रिसेसिव कौन सा है, ये लिखा हुआ है 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए. फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर. फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है ओवर द टर्मिनल. सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट सीड कलर, ग्रीन, एंड सीड शेप में राउंड ओवर रिंकल्ड. पॉड शेप में इन्फ्लेटेड ओवर कंस्ट्रिक्टेड. पॉड कलर में ग्रीन ओवर येलो. हाइट ऑफ द प्लांट में टॉल ओवर डॉर्फ. तो ये पूरा का पूरा टेबल है. मेंडल एक्सपेरिमेंट बताया है. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड pollinated plants to study one character at a time. तो
मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसी को कहते हैं, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें दो पौधों को जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर में अगर डिफर कर रहे हैं। तो क्रॉस बिटवीन, आगे उसी की डेफिनेशन दी हुई है, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जो ऐसे दो पौधों के बीच में हो रहा है जो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के अंदर वेरी कर रहे हैं, जो एक ही कैरेक्टर की वजह से अलग हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पेरेंट, इस तरीके से आपको भी क्रॉस बनाना आना चाहिए। ये इधर हेडिंग्स लिखनी होती हैं, बिल्कुल लेफ्ट हैंड मार्जिन पे हेडिंग्स लिखनी होती हैं। पेरेंट हेडिंग लिखी, उसके सामने पेरेंट का फिनोटाइप लिखा सबसे पहले, तो टॉल पेरेंट इनटू डॉर्फ पेरेंट, और फिर एलिलिक पेयर लिखा। टॉल के लिए उसकी जो जीन्स हैं वो उसके नीचे जस्ट लिख दी, जीनोटाइप लिख दिया, यानी कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए जो जीनोटाइप है वो यहाँ लिख दिया, स्मॉल टी। और फिर अब इन इंडिविजुअल में इन टॉलनेस की जीन भी पेयर्ड में है और डॉर्फ प्लांट में भी पेयर में है। ऐसे ही होता है बिकॉज ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है। फिर जब गैमेट बनते हैं, थर्ड नंबर पे गैमेट लिखा जाता है, थर्ड हेडिंग गैमेट्स आती है, तो ये जो जीन्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और सिंगल जीन सिंगल गैमेट में आती है। तो हर गैमेट में कैपिटल टी है। टॉल पेरेंट ने ऐसे गैमेट्स बनाए जिसके हर गैमेट में कैपिटल टी है। डॉर्फ पेरेंट ने ऐसे गैमेट्स बनाए जिसके हर सेल में स्मॉल टी है। और फिर ये दोनों जब भी क्रॉस हो रहे हैं, तो जब भी गैमेट फ्यूज हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी, हर गैमेट के फ्यूज होने से यही कॉम्बिनेशन बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, अब सेल्फ पॉलिनेशन हमको देखना है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 गैमेट्स, F1 गैमेट्स को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हुआ है। F1 की जनरेशन की जीन्स लिखी हुई हैं। अब इसमें भी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, दोबारा से F1 प्लांट्स के भी गैमेट्स बनेंगे, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी सेपरेट, स्मॉल टी सेपरेट। ऐसे ही दूसरे प्लांट के भी गैमेट्स में आधे 50% गैमेट्स कैपिटल टी वाले बनेंगे, 50% गैमेट्स में स्मॉल टी होगा, और सबके पास इक्वल चांस होगा फ्यूजन का, कि इस प्लांट नंबर 1 का कैपिटल टी प्लांट नंबर 2 के किसी भी तरह के गैमेट से फ्यूज हो सकता है। सॉरी, कैपिटल टी प्लांट नंबर 1 का जो कैपिटल टी है वो दूसरे पेरेंट के कैपिटल टी से फ्यूज होकर ये कॉम्बिनेशन बना सकता है जो पहले स्क्वायर में आ रही है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज हो रहा है दूसरे प्लांट के, तो वो कौन सी कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये नीचे वाली फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर की कॉम्बिनेशन बन जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर यहाँ छोटे टी की बात करो, फर्स्ट पेरेंट का स्मॉल टी भी ऐसे ही इन दोनों गैमेट्स के साथ फ्यूज होने के लिए इक्वल चांसेस हैं, तो स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन भी इन दोनों के साथ, नेक्स्ट पेरेंट के दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ पेयर फ्यूज हो सकता है। तो उसमें भी ऐसे ही लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो लास्ट बॉक्स में, सेकेंड रो में लास्ट बॉक्स में क्या होगा, ऐसी कॉम्बिनेशन बनती है जिसमें दोनों टी क्या होते हैं, स्मॉल। जब दोनों टी स्मॉल होते हैं तो ये पौधा क्या होता है, डॉर्फ बन जाता है। तो 4 पौधों में से ये 4 आउटकम निकले हैं F2 जनरेशन के। इन 4 आउटकम में से 3 आउटकम में तो, एक में तो दोनों कैपिटल टी हैं, होमोजाइगस टॉल, एक में हेट्रोजाइगस टॉल, दूसरे में भी हेट्रोजाइगस टॉल। 3 कॉम्बिनेशन ऐसी हैं जिसमें टॉलनेस की जीन है, और चौथी कॉम्बिनेशन या 1/4 कॉम्बिनेशन ऐसी बनी है जिसमें स्मॉल टी है। तो इस रेशियो को बोलते हैं 3:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टिपिकल रेशियो होता है। phenotypic ratio 3:1 means tall plants ratio dwarf plants is 3 tall plants to 1 dwarf plant। 3:1 phenotypic ratio है tall dwarf का। और जीनोटाइपिक रेशियो ये 3 तरह की जीन्स का रेशियो है, जिसमें पहली जीन है कैपिटल टी। पहला जीनोटाइप का नंबर एक ही होमोजाइगस टॉल आया है, 1 उसके लिए दिया है। देन 2 is given for different gene combination, heterozygous combination, this you can see in diagonal। इस स्क्वायर में डायगोनल में 2
कैपिटल टी स्मॉल टी दिए हुए हैं, उसको 2 के लिए रिप्रेजेंट किया है, और लास्ट में स्मॉल टी जो है वो आपका होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो होमोजाइगस ड्वार्फ इज गिवन बाय स्मॉल टी 1, तो 1:2:1 ऐसे इन्होंने दिखा। अब टेबल में भी आपको ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं, सीड शेप में, राउंड शेप जो है सीड का, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, यानी उसकी जो जीन होती है वो सिंगल अगर दूसरी अपोजिट जीन के साथ भी रहेगी, तो राउंड सीड की जो जीन होगी कैपिटल आर, अगर वो दूसरे स्मॉल आर के साथ भी अगर किसी प्लांट में होगी, तो वो स्मॉल आर को का एक्सप्रेशन ना होकर देने नहीं होने देगी और खुद राउंड ही सीड कर देगी। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को और इस तरह की जीन को डोमिनेंट जीन बोला जाता है, जो अकेले या प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट एलील के साथ भी इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। It is able to express itself, the allele which is dominant is able to express itself when it is present with another different allele. तो कैपिटल आर स्मॉल आर कॉम्बिनेशन में भी प्लांट राउंड हो जाता है, तो इस वजह से राउंड कैरेक्टर ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल्ड। रिंकल्ड तभी एक्सप्रेस हो सकता है, रिसेसिव जीन या रिसेसिव ट्रेट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन बोथ द एलील्स आर सिमिलर। तो दोनों एलील सिमिलर होती हैं, यानी कि रिंकल्ड कैरेक्टर तभी आ सकता है जब दोनों आर क्या होंगे, स्मॉल आर कॉम्बिनेशन में, when both the alleles are same, only then the expression of that recessive trait can occur. तो wrinkled and round, I hope ये dominant और recessive trait का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पे सारे 7 कैरेक्टर दे रखे हैं, और उन कैरेक्टर्स में से कौन सा ट्रेट किसके दूसरे ट्रेट के ऊपर डोमिनेंट है वो बता रखा है। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, फ्लावर कलर में वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड फुल इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल, एंड स्टेम हाइट में tall is dominant over dwarf. So here example is also given, capital T, small t, जब दोनों एलील्स जिनको हम लेटर्स से सिंबलाइज करते हैं, लेटर्स से सिग्निफाई करते हैं, तब दोनों जीन्स अगर होमोजाइगस कंडीशन की होती हैं, होमोजाइगस टॉल में दोनों कैपिटल टी होंगे, तो इसे प्योर टॉल बोला जाएगा। होमोजाइगस ड्वार्फ में दोनों एलील स्मॉल होंगी तो उसे रिसेसिव और प्योर डॉर्फ बोला जाएगा। तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ बोथ डोमिनेंट एंड बोथ रिसेसिव एलील्स दिखा रखी हैं। नेक्स्ट में हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखा रखी है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखा रखे हैं, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव। तो इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, हाइब्रिड कंडीशन बोलते हैं। phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1 इस तरीके से दिखा रखा है। देन phenotypic का मीनिंग बोला है फिजिकल अपीयरेंस, जैसा हमें दिखता है कोई ऑर्गेनिज्म वो उसका फिनोटाइप होता है। phenotypic इज मींस फिजिकल अपीयरेंस टॉल और शॉर्ट, जीनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस टॉल और डॉर्फ। क्यों है जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन क्या है कि उसके टॉल, वो टॉल होमोजाइगस वजह से भी टॉल हो सकता है प्लांट, और हेटेरोजाइगस वजह से भी हो सकता है। तो जो जीन की कंडीशन होगी वो उसकी जीनोटाइप कहलाएगी, यानी कैपिटल टी टॉल के लिए वो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल जीनोटाइप हो जाएगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है किसी के जीन्स में, तो वो उसका हेटेरोजाइगस टॉल जीनोटाइप होगा। इस तरह के जीनोटाइप क्या होंगे, this type of genotype will be heterozygous tall. So observations of monohybrid cross, all F1 progeny were tall, no medium height plants, halfway characters. Observation क्या थे monohybrid cross के, ये सारे F1 tall plants थे, all F1 were tall plants, no medium height plants were there. And second observation क्या था,
F2 प्रोजेनी में से 1/4 शॉर्ट थे, 3/4 टॉल थे। 1/4 पौधे शॉर्ट थे और 3/4 पौधे टॉल थे। ये F2 का आउटकम था। फिनोटाइपिक रेशियो F2 में 3:1 था। ये टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। आप किसी भी कैरेक्टर को लेकर ये क्रॉस कर लो, फ्लावर कलर को लेकर कर लो, सीड कलर को लेकर कर लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा है कि सीड कलर में, यहाँ सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। तो ऐसा क्रॉस जो हमने टॉल से किया है, ये क्रॉस, ये हम सीड से भी कर सकते हैं। येलो के लिए हमें येलो प्लांट इंटू येलो सीड इंटू ग्रीन सीड करना पड़ेगा पेरेंट में। तो सबसे पहले हमें येलो सीड इंटू ग्रीन सीड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर टॉल की जैसे जीन की रिप्रेजेंटेशन है, वैसे येलो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया जो भी कैरेक्टर होगा उसके फर्स्ट लेटर से ही, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल से तो उसकी डोमिनेंट जीन बताई जाती है, और स्मॉल से रिसेसिव जीन बताई जाती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम येलो सीड का लें तो वाई, और यहाँ पर अगर येलो सीड का लेंगे तो कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई, दोनों जीन्स उसकी क्या होंगी, कैपिटल वाई होंगी, ठीक है। तो एक प्लांट में तो ये कैपिटल वाई होगा और कैपिटल वाई होगा, यानी येलो सीड का प्लांट। और दूसरी प्लांट जो हम ग्रीन सीड का ले रहे हैं तो वो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे यहाँ पर टॉल प्लांट के लिए 2 कैपिटल टी दिए हैं, डॉर्फ के लिए 2 स्मॉल टी दिए हैं। ऐसे हम येलो और ग्रीन के लिए जीनोटाइप ऐसे लिखेंगे। फिर जब गैमेट लिखने की बात आएगी 3rd नंबर पे, तो ये वाला प्लांट जिसमें दोनों कैपिटल वाई है, वो हर गैमेट क्या बनाएगा, कैपिटल वाई नेचर का बनाएगा। इट विल मेक एवरी गैमेट ऑफ कैपिटल वाई नेचर। एंड यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला सीड का पौधा होगा वो हर गैमेट क्या बनाएगा, स्मॉल वाई नेचर का बनाएगा, ठीक है। तो इसके सारे गैमेट्स कैपिटल वाई के बनेंगे, इसके सारे गैमेट स्मॉल वाई के बनेंगे। अब जब F1 बनेगी तो सारी F1 क्या होगी, इन दोनों के फ्यूजन से बन जाएगी। ये और ये दोनों दोनों फ्यूज करेंगे। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जो F1 बनेगी, द F1 विल बी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन का F1 बन जाएगा, दिस विल बी द F1। तो सारे पौधे में F1 विल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने का स्टेप आएगा, तो यही पौधा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो होगा ये सेल्फ फर्टिलाइज करेगा, इट विल बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। तो जब सेल्फ फर्टिलाइज्ड करेगा तो इसमें दोनों पौधे F1 के ही कम जीनोटाइप जो होंगे उनको सेल्फ फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो व्हेन इट विल बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, तो अब नेक्स्ट बार गैमेट बनाने की बारी आएगी, क्योंकि F1 के पौधे फिर गैमेट बनाएंगे दोबारा से। तो दोनों F1 के पौधे गैमेट बनाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों जीन्स क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी गैमेट्स में। तो कैपिटल वाई की जीन अलग चली जाएगी और स्मॉल वाई की जीन अलग गैमेट में चली जाएगी। ये ही मेंडल का पहला लॉ है कि ऑर्गेनिज्म में तो एलील्स क्या होती है, पेयर में होती हैं, बट जब गैमेट बनते हैं तो एलील सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी दूसरे पेरेंट के भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई गैमेट्स में जीन्स अलग हो जाएंगी। कि जब ये स्क्वायर बनाने की बात होगी, F2 की प्रोजेनीज की बात होगी, तो यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा भी बना सकते हैं। उसमें भी मुझे इतना जल्दी आएगा नहीं क्योंकि मैं पहली बार यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर में इनसाइड हम देखते हैं आउटकम क्या आते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम अगर ये गैमेट्स हम फ्यूज करते हैं। एक पेरेंट के गैमेट हम टॉप पे लिख देते हैं और दूसरे टॉप में रोज में लिख देते हैं। तो
इस पेरेंट के गैमेट हमने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इधर टॉप में लिख दिए, और दूसरे पेरेंट, इस पेरेंट के गैमेट हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लिख दिए, कैपिटल वाई बाहर लिख दिए स्क्वायर के। अब इनको फ्यूज कराना है, तो पहला कैपिटल वाई से फ्यूज होगा और पहले बॉक्स में उसका आंसर आएगा कैपिटल वाई, यानी दोनों गैमेट कैपिटल वाई के पहले बॉक्स में आ गए। अब ये गैमेट के पास, इस गैमेट के पास, इस पेरेंट के गैमेट के पास इससे भी फ्यूज होने का चांस है 50%, तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब इसी गैमेट के पास जो सबसे फ्रंट में लिखा हुआ है, उसके पास 50% चांस छोटे y के साथ फ्यूज होने का भी है, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कि कैपिटल Y, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगी वो कैपिटल Y स्मॉल y बनेगी, तो ऐसे लिख दिया। अब दूसरा गैमेट है इस पेरेंट का, ये गैमेट, ये भी पहले वाले के फर्स्ट गैमेट से भी फ्यूज हो सकता है, और ये छोटा y पहले वाले के दूसरे छोटे गैमेट से भी फ्यूज हो सकता है, तो उसकी भी कॉम्बिनेशन यहाँ लिखेंगे, स्मॉल y और कैपिटल Y। इन्हें आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये जरूरी है कि कौन से गैमेट्स हैं, और स्मॉल y। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है स्मॉल y, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये F2 बनता है, ये चार जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आते हैं वो हमारा F2 होता है, F2 जनरेशन, क्योंकि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बना है, वो भी F1 की फर्टिलाइजेशन से बना। ये F1 का रिजल्ट था कैपिटल Y स्मॉल y, और ये उसके गैमेट्स बनाए फिर हमने, और फिर गैमेट्स के फ्यूजन से ये जो अंदर कॉम्बिनेशन बनी है, चेक बॉक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनी है वो सारी F2 होती है। अब जब हम इसको देखना जाएंगे, इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, इसमें भी कितने येलो बीज आएंगे, तो येलो रेशियो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, तो येलो रेशियो ग्रीन कितने पौधे आएंगे, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई तो ये भी येलो होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो ये भी येलो होगा, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल वाई है तो ये भी येलो होगा, तो 3 रेशियो अगेन क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, 3 रेशियो, और एक ही ग्रीन होगा, सिर्फ लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो कि स्मॉल वाई है वो ग्रीन होगा। तो मेंडल ने क्या किया, 7 उसने ऐसे कैरेक्टर्स का सबका एक एक कैरेक्टर लेके करके देखा, क्रॉस करके देखा उसने, तो यहाँ पर कैपिटल वाई की मदद से अभी हमने सीड कलर का क्रॉस करके देखा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या रहता है कि हमें पता चलता है कि जो कि क्रॉस है वो कैसे किया जाता है। तो आपको भी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तो आप भी अपनी मर्जी से किसी भी कैरेक्टर को लेकर, सिंगल कैरेक्टर को लेकर ये पूरा क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, और ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपका ये रिजल्ट आता है, 3:1 आता है। तो इनमें से किसी कैरेक्टर को ले सकते हो, फ्लावर कलर को वॉयलेट और व्हाइट लेकर कर सकते हो, तो कैपिटल वी से आप वॉयलेट कलर शो कर सकते हो, और स्मॉल वी से व्हाइट कलर का शो कर सकते हो। इन्फ्लेटेड फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड को कैपिटल एफ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करके इसका भी क्रॉस कर सकते हो। ये क्रॉस बनाने आने चाहिए आपको, जैसे अभी हमने सीखे, सेम वही तरह से बनते हैं क्रॉसेस। कंक्लूजन क्या निकले, फिर हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही टॉल प्लांट हैं, जबकि स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट है। A single copy of capital T is enough to make plant tall. एक सिंगल कॉपी कैपिटल टी की इनफ है जिसकी वजह से प्लांट टॉल हो जाता है, जबकि दोनों कॉपी स्मॉल टी की अगर होती है तो प्लांट शॉर्ट हो जाता है। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, जैसे कि कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट है बिकॉज वो सप्रेस रहता है। From these observations, Mendel put forward the rules of inheritance. इन observation की वजह से मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रखा, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहलाता है। वहां पे लिखी है स्टेटमेंट इसकी कि एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ पेयर ऑफ एलीन्स
हर इंडिविजुअल के पास पेयर में है एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। पर्टिकुलर ट्रेट को समझाने के लिए जो उसकी जीन्स हैं वो पेयर्स में है। जैसे अभी अभी हमने देखा टॉलनेस की भी पेयर में थी, टॉल इंडिविजुअल में कैपिटल टी और डॉर्फ की स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यही लॉ की पहली लाइन है कि हर इंडिविजुअल के पास पेयर ऑफ एलील्स होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो करने वाली। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनता है तो गैमेट में सिर्फ एक ट्रेट के लिए एक एलील आती है। गैमेट रिसीव ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द एलील, it only takes one alleles and so it only govern one trait, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड आगे की स्टेटमेंट है पर्टिकुलर ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कोई भी ट्रेट, पर्टिकुलर कोई ट्रेट वो डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है और या तो रिसेसिव भी हो सकता है किसी भी एक जनरेशन में। तो ये फर्स्ट लॉ है। अभी तक जो हमने समझा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट लॉ समझा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा है। चैट में लिख सकते हो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन चैट इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन। एलिश, यू कैन राइट योर डाउट इन द चैट, आई कैन सी दैट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो मुझसे चैट बॉक्स में लिख सकता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्रॉस है, ये क्रॉस बनाना आना चाहिए। किसी भी कैरेक्टर को लेके ये क्रॉस आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको जिसको हमें समझना है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करते हैं, एक कैरेक्टर को लेकर हमें इनहेरिटेंस हम स्टडी करते हैं और एक ही कैरेक्टर डिफर करता है दोनों पेरेंट्स में। ऐसे डायहाइब्रिड क्रॉस में पेयर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स में। जिनको क्रॉस किया जाता है उनके पास दो कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और फिर उन्हें क्रॉस करते हैं। तो ऐसे क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पता चली। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स having two pair of contrasting characters is called dihybrid cross। एक क्रॉस जो कि दो प्लांट्स में हो रहा है जिसमें दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के हैं उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे भी क्रॉस बना के दिखा रहे हैं। देखो दो कैरेक्टर साथ में लिए हुए हैं। ठीक है, कौन से दो कैरेक्टर साथ में लिए हुए हैं? पेरेंट जनरेशन में बताया हुआ है राउंड ग्रीन सीड्स, यानी कि हमने एक प्लांट ऐसा लिया जिसके पास राउंड और ग्रीन सीड्स हैं। उसके शेप सीड का राउंड है और कलर सीड का ग्रीन है। और दूसरा प्लांट ऐसा लिया है जिसके पास रिंकल्ड और येलो सीड्स हैं, शेप रिंकल्ड है और सीड्स येलो कलर के हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हमने लिया तो जीनोटाइप लिखनी पड़ेगी। हमने अभी भी पता किया कि ग्रीन सीड को तो स्मॉल वाई से दिखाते हैं और येलो सीड को कैपिटल वाई से दिखाते हैं। तो पहले वाले प्लांट में क्या है? राउंड ग्रीन सीड है। और राउंड शेप को कैसे दिखाते हैं? हमें पता है राउंड शेप क्या है, डोमिनेंट है। तो मैंने बोला ही है कि डोमिनेंट कैरेक्टर के ही फर्स्ट लेटर को, राउंड डोमिनेंट ट्रेट है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? आर। उसके कैपिटल से ही हम जीन दिखाएंगे। तो राउंड कैरेक्टर की जीन दिखाई जाएगी कैपिटल आर से। तो क्योंकि ये राउंड और ग्रीन सीड है इस प्लांट के अंदर तो हमारा जीनोटाइप क्या बन जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि ग्रीन सीड के लिए हमें स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करना है बिकॉज कैपिटल वाई इज डोमिनेंट, येलो कलर इज डोमिनेंट फॉर सीड। तो इस वजह से उसी के ही स्मॉल लेटर से हम ग्रीन सीड को दिखाएंगे। तो इस प्लांट का जीनोटाइप बनेगा, राउंड ग्रीन का जीनोटाइप बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। वहीं पर
रिंकल्ड येलो का इसके अपोजिट बनेगा। रिंकल्ड शेप क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। तो राउंड को अगर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिंकल्ड को उसी के ही स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल आर इंटू रिंकल्ड येलो है, ऊपर येलो कलर का सीड है, तो येलो के लिए कैपिटल वाई यूज होगा। यहाँ दो कैरेक्टर लिए गए हैं, सीड का कलर और सीड की शेप, तो इसीलिए दो जीन्स की बात हो रही है। सीड कलर की जीन जो कि किससे रिप्रेजेंट हुई है? वाई लेटर से रिप्रेजेंट हुई है। सीड शेप की जीन जो कि आर लेटर से रिप्रेजेंट हुई है, और उसके डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म उसके कैपिटल और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जीनोटाइप दिखा रखा है, कैपिटल आर स्मॉल y ऑफ राउंड ग्रीन पेरेंट एंड स्मॉल आर कैपिटल Y फॉर रिंकल्ड येलो पेरेंट, एंड देन गैमेट बनाए हैं। जब हम गैमेट बनाते हैं तो हमारे पास दोनों जीन सिंगल सिंगल आ जाएंगी। तो पहले पेरेंट में यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर कैपिटल आर, पहले वाले गैमेट में कैपिटल आर और स्मॉल y आएगा, कैपिटल आर नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो बच्चों यहाँ पे आपको मिस्टेक सही करनी है कि यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी वन मोर गैमेट, ठीक है, देयर विल बी कैपिटल आर की भी तो जीन अलग होगी, स्मॉल वाई में से तो स्मॉल वाई आ गया, तो यहाँ पर दूसरी जीन जो होगी वो क्या होगी? कैपिटल आर होगी। लिखी क्यों नहीं जा रही है? लिखना चाहती हूँ। कैपिटल आर, यस, तो कैपिटल आर विल बी देयर। आई थिंक किसी और बच्चे ने लिख दिया है वो। तो यहाँ का जो गैमेट होगा वो यहाँ आएगा, वाई के सामने आएगा कैपिटल आर, और यहाँ पे इस स्मॉल आर से छोटा आर आ गया, यहाँ कैपिटल वाई से बड़ा वाई आ गया। अब इन दोनों के गैमेट बनेंगे, इसका गैमेट होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका गैमेट है स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये दोनों फ्यूज होंगे, जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा? F1। तो F1 की कॉम्बिनेशन होगी कैपिटल आर स्मॉल आर इधर से कैपिटल आ गया, इधर से स्मॉल आर आ गया, तो आर का पेयर क्या बना? हेट्रोजाइगस आर बन गया। और वाई भी इधर से स्मॉल वाई आ गया, इधर से कैपिटल वाई आ गया, तो वाई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये F1 बन गया। F1 प्लांट राउंड येलो बना, राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है, यानी F1 हमेशा डोमिनेंट ट्रेट्स को ही एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब F1 की सेल्फिंग होती है, ठीक है, तो F1 की सेल्फिंग होगी तो इस प्लांट के भी क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसमें F1 में गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट एक प्लांट के बनेंगे और 4 ही दूसरे प्लांट के बनेंगे। और गैमेट की कॉम्बिनेशन ये रहेगी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर वाली जो एलील है वो दोनों वाई के साथ 50-50% गैमेट में आएगी, क्योंकि इस प्लांट में हेट्रोजाइगस कंडीशन है, आर की भी दोनों फॉर्म्स है, वाई की भी दोनों फॉर्म्स है। तो 4 टाइप के गैमेट बनने में यही ध्यान रखना है कि कैपिटल आर वाली एलील है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और कैपिटल वाई वाली एलील भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी गैमेट्स में, यानी 4 different types of gametes will be formed because of the 4 alleles are here, 2 alleles, different alleles for shape of the seed and 2 different alleles are there for the color of the seed. So that is why these alleles will segregate independently of each other. इसी लॉ को भी इस लॉ को भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं कि every allele of every character, every allele of every character means of every gene is free to go in the gametes with the other allele, is independent of the other allele. कभी भी ये नहीं होगा कि कैपिटल आर का गैमेट हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही बनेगा और कैपिटल आर का गैमेट स्मॉल वाई के साथ नहीं बन सकता। नो, इट विल नॉट बी देयर। कैपिटल आर का गैमेट कैपिटल वाई के साथ भी बन सकता है, कैपिटल आर का गैमेट स्मॉल वाई के साथ भी बन सकता है। इसी तरह से स्मॉल आर का भी गैमेट कैपिटल वाई के साथ बन सकता है और स्मॉल आर का गैमेट स्मॉल वाई के साथ भी बन सकता है। इसीलिए दोनों पेरेंट्स के
सेम गैमेट बनते हैं, दोनों पेरेंट्स के सेम गैमेट बनते हैं, इधर भी और इधर भी। और फिर इनको ऐसे चेक बॉक्स के ऊपर लिख दिया जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट, देन नेक्स्ट रो में लिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट, फिर उससे नेक्स्ट में स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट और स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट। सेम इसी ऑर्डर में वर्टिकली डाउनवर्ड भी लिखा जाता है। हॉरिजॉन्टली अपवर्ड लिख देते हैं चारों गैमेट्स को, वर्टिकली डाउनवर्ड लिख देते हैं चारों गैमेट्स को। एक ये मेल गैमेट का सिंबल दे दिया, मेल गैमेट की टॉप रो हो जाती है और फीमेल गैमेट की वर्टिकल कॉलम हो जाता है, फर्स्ट कॉलम में फीमेल गैमेट लिख दिया। अब इनको क्या करते हैं, पहला जो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट है वो ऊपर के चारों कॉम्बिनेशन से एक एक करके फ्यूज करके उसका रिजल्ट यहाँ लिखते जाते हैं। ये जो पहला आर वाई वाला है उसने जब पहले कैपिटल आर वाई से फ्यूज किया, दोनों चारों कैपिटल कॉम्बिनेशन बन गए। तो यहाँ पे देखो R is also homozygous dominant, Y is also homozygous dominant। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला दोबारा से जब सेकंड नंबर वाले के साथ फ्यूज कर रहा है तो यहाँ R तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, बट Y में क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस। यहाँ से कैपिटल Y आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल y आ रहा है। अब आर वाई ये कैपिटल वाई है, यहाँ पे जो मिस प्रिंट है इसको भी आपको सही करना है। हेयर विल बी कैपिटल वाई, फर्स्ट वन विल बी आर कैपिटल वाई कैपिटल। तो व्हेन इट विल फ्यूज विद द थर्ड वन से ये कॉम्बिनेशन बन जाएगी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फोर्थ वन में ऐसी बन जाएगी हेट्रोजाइगस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सेकंड नंबर का